गुजरात में 40,000 लड़कियां गायब हैं, नौजवान लड़कियां। गुजरात फाइल्स कब बनेगी या गुजरात स्टोरी कब बनेगी? यही तो बात मैंने पहले कही। ये 32,000 का आंकड़ा तो इमेजिनरी है। मुस्लिम यूथ लीग ने केरला में चैलेंज रखा है, बाकायदा उसकी सारी डिटेल्स रख कर के 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे कोई अगर ये आंकड़ा प्रूफ कर दे 32,000 का। इस 40,000 का आंकड़ा जो गुजरात का है ये सारे अखबारों में आ रहा है, इसका कोई जिक्र नहीं। वो गुजरात की लड़कियां इंपॉर्टेंट नहीं हैं, केरला की लड़कियां इंपॉर्टेंट हैं, केरला की खवातीन इंपॉर्टेंट हैं, गुजरात की नहीं है। और वो तो मोदी जी के अपने प्रदेश में है। अपने प्रदेश में तो मामला करो सही, फिर उसके बाद दूसरी बात करना। देखिए, सीधी सीधी बात है, बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी बैशिंग में लगी हुई है और केरला स्टोरी उसी का एक हिस्सा है। इससे पहले कश्मीर फाइल्स एक हिस्सा था। केरला में 3 लड़कियों का मामला है जिसको वो खुद कहते हैं, पहले 32,000 थे, 32,000 से 3 पे आ गए। गुजरात में 40,000 लड़कियां गायब हैं, नौजवान लड़कियां। गुजरात फाइल्स कब बनेगी या गुजरात स्टोरी कब बनेगी, ये सोचने वाली बात है और ये सवाल पूछना चाहिए मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से। ये एक फिक्शन स्टोरी बनाकर इसको जब देश के सर्वोच्च व्यक्ति इसको प्रमोट करने लगे तो ये न देश के लिए अच्छा है, न देश के लोगों के लिए अच्छा है, न उस पार्टी के लिए अच्छा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदनाम करने की बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक अपना फैसला है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं और उन्होंने क्यों रोक हटा दी, क्या हटा दी, उसके पीछे मैंने कोई जजमेंट पढ़ा नहीं है तो मैं इसलिए उस पर कोई कमेंट कर नहीं सकता। मगर मैं ये जानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया होगा सही लिया होगा और कानून के दायरे में लिया होगा। जो उसके वकील ने जो दोनों पार्टीज जो थी, हमने भी हाई कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है, उसका भी जजमेंट आएगा हमारी पार्टी की तरफ से। हम देखते हैं क्या होगा उस वक्त क्या नतीजा निकले। 30,000 का जो आंकड़ा है वो प्रमाणित नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, उसको लेकर डिस्क्लेमर लगाया जाएगा, उसके बाद फिल्म चलेगी। बिल्कुल, यही तो बात मैंने पहले कही। ये 32,000 का आंकड़ा तो इमेजिनरी है। 32,000 के कहीं पर हमने, हमारी यूथ लीग ने, मुस्लिम यूथ लीग ने केरला में चैलेंज रखा है, बाकायदा उसकी सारी डिटेल्स रख कर के 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे कोई अगर ये आंकड़ा प्रूफ कर दे 32,000 का। आज तक तो कोई रिजल्ट आया नहीं इसके अंदर। तो ये आंकड़ा तो इमेजिनरी है, जो फिक्टिशियस है और बिल्कुल फ्रॉड है। इस 40,000 का आंकड़ा जो गुजरात का है ये सारे अखबारों में आ रहा है, इसका कोई जिक्र नहीं। उसमें क्या हो रहा है, वो गुजरात की लड़कियां इंपॉर्टेंट नहीं हैं, केरला की लड़कियां इंपॉर्टेंट हैं, केरला की खवातीन इंपॉर्टेंट हैं, गुजरात की नहीं है। बड़ी अजीब सी बात। और वो तो मोदी जी के अपने प्रदेश में है। अपने प्रदेश में तो मामला करो सही, फिर उसके बाद दूसरी बात करना। हर केस को उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पर देखना चाहिए, किस तरीके से वो केस रिप्रेजेंट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्या मामला है एग्जैक्टली, उस पर बात, उसको ज़रा देखना चाहिए, उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को देखना चाहिए। तो मुझे नहीं मालूम क्या एग्जैक्टली हुआ है। हमको उम्मीद है कि केरला हाई कोर्ट से हमें इसके ऊपर रिलीफ मिलेगी, वहाँ भी केस फाइल है, देखिए कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा इसके अंदर। बिल्कुल रोक, न सिर्फ रोक लग जाए बल्कि इसको उस आदमी से जो इसको प्रूफ करने के लिए, जो इसको क्लेम कर रहा है, उसके ऊपर पेनल्टी लगे, उसके ऊपर जुर्माना लगे, उसके ऊपर केस हो, क्रिमिनल केस हो, क्योंकि ये सीधा सीधा मामला मुल्क में लोगों को, मुल्क के लोगों को भड़काने वाला मामला है। दो जातियों को, 2 धर्मों को लड़ाने वाला मामला। बाबा तो हिंदुस्तान में आते जाते रहते हैं, हर पत्थर के नीचे एक बाबा पड़ा मिलता है, कोई अच्छा कोई बुरा, और कुछ दिन बाद वो बाबा जो है वो खुद ही जेल में पहुंच जाते हैं या कहीं और पहुंच जाते हैं। तो बाबा आते जाते रहते हैं। ये चमत्कार को नमस्कार करने की हमारे मुल्क में लोगों की आदत है, उसको नमस्कार करते हैं। होने दीजिए, जो आने दीजिए, जाने दीजिए, बाबाओं की कोई वो नहीं। तो हिंदू राष्ट्र की जो मांग है, इसे कैसे देखते हैं? हिंदू राष्ट्र की मांग ऐसे ही है जैसे लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। वो भी उतना ही राष्ट्र विरोधी है जितना ये है। ये मुल्क जो बनाया था हमारे बानियों ने, इस मुल्क के बानियों ने, चाहे नेहरू हों, चाहे पटेल हों, चाहे गांधी हों, चाहे आज़ाद हों, जितने भी लोग हों,
इस मुल्क को एक सेक्युलर मुल्क बनाने की कोशिश थी, इस संविधान को एक सेक्युलर संविधान बनाने की कोशिश रही उनकी हमेशा। और आज इसको एक पर्टिकुलर धर्म से नाम से जोड़ रहे हैं, तो ये तो इस संविधान की भी बेहुरमती कर रहे हैं, इसको भी बदनाम कर रहे हैं, और उन लीडर्स को जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी उनको भी बदनाम और बेहुरमत कर रहे हैं। अगर वो ये आरोप सही सिद्ध हो तो बेशक बैन कर दीजिए, बेशक उनको जेल में डाल दीजिए, मगर उसके साथ साथ जो हिंदू राष्ट्र बना रहा है, जो खालिस्तान का नाम ले रहा है, उनको भी बैन करिए, उनको भी जेल में डालिए। हम बिल्कुल इसमें सरकार के साथ खड़े हैं। ये राष्ट्र, ये हमारा मुल्क एक सेक्युलर मुल्क है और ये वैसा ही रहना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क को चला रहा है, जिसके तहत सरकारें बन रही हैं, जिसके तहत इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, उसको ऐसा ही रखना हमारी जिम्मेदारी है। 2024 के इलेक्शन का तो कोई ज़्यादा अभी मामला है नहीं, क्योंकि अभी तक इलेक्शन थोड़ा दूर है, मगर चूँकि इंडियन मुस्लिम लीग यूपीए का हिस्सा रही है, वो आज भी हिस्सा है। कर्नाटक में कांग्रेस के साथ खड़ी थी, तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ खड़ी थी, जो हिस्सा रहे हम लोग, तो उस पर तो ज़्यादा बात नहीं हुई। मगर ये तय है कि ऑपोजिशन पार्टीज़ एक बड़े अम्ब्रेला बनकर, एक बड़ी छतरी बनकर बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे 2024 में। और कर्नाटक इलेक्शन के बाद हौसले बहुत बुलंद हैं सबके, और इस पर आप लोग नतीजा देखेंगे। ये मांग सुनी तो है, कुछ लोगों ने उठाई है, किन लोगों ने उठाई है, उनका क्या मोटिवेशन है, क्या वो चाहते हैं। और वो मांग में तो बल्कि यहाँ तक सुना कि जो जिन साहब ने, जो कर्नाटक वक्फ बोर्ड के शायद चेयरमैन या सेक्रेटरी हैं, मैं भूल रहा हूँ, पूरी तफसील याद नहीं है कौन साहब हैं, वो बीजेपी के सपोर्ट से वक्फ बोर्ड में बने। तो बीजेपी के सपोर्ट से तो वक्फ बोर्ड में बने, कांग्रेस से वो डिप्टी चेयरमैनशिप मांग रहे हैं। ये अपने आप में मज़ाक़ का खेज है और साबित करती है कि वो बीजेपी की ये चाल है खामखा भड़काने की। अगर मुस्लिम लीडरशिप डिज़र्व करती होगी डिप्टी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टरशिप, तो डेफिनेटली मिल जाएगी। नहीं डिज़र्व करती होगी तो ये मामला कांग्रेस का है, फैसला कांग्रेस से करना है, इसमें मुस्लिम लीग का कोई सही नहीं है। बने तो बहुत अच्छा है, ना बने तो हमारा कोई झगड़ा नहीं होने वाला इस बात पर। कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, सही कह रहे हैं आप, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बीजेपी का वोट परसेंटेज तकरीबन उतना ही है जो पहले था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये बात हम पहले भी कह रहे थे, ऑपोजिशन वोट जो डिवीज़न हो रहा था वो ख़त्म हो गया। हमारे लिए इनकरेजिंग बात, खुशखबरी की बात यह है कि जो ऑपोजिशन वोट डिवाइड हो रहा था वो कम से कम डिवाइड नहीं हुआ। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में भी, जो राजस्थान में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, एक आध स्टेट में और होगा, और 2024 में ख़ास तौर से पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमें ये पूरी उम्मीद है कि वो वोट डिवाइड नहीं होगा और बीजेपी का ऐसे ही सुपड़ा साफ होगा जैसे कर्नाटक में हुआ।